आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है नीली जुराबें। चलिए शुरू करते हैं। माँ की मोहब्बत दुनिया का वो सबसे अनमोल तोहफा है जो दुनिया के हर शख्स को मिलता है, लेकिन किसी किसी के हिस्से में बदनसीबी इस तरह आती है कि माँ का साया सर से हट जाता है। माँ का दुनिया से चला जाना एक ऐसी बदनसीबी है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आंसुओं की ये एक ऐसी तहरीर है जो दुनिया के बड़े से बड़े हादसे से भी बड़ी है। ऐसी ही एक बदनसीब थी पाखी, जिसकी उम्र थी 12 साल। मुरादाबाद के लोधीपुर में अपनी बड़ी बहन के साथ रहने वाली पाखी अपनी मां का चेहरा बार बार उस तस्वीर में देखती थी जो घर की ड्रेसिंग टेबल के बगल वाली लकड़ी की अलमारी के अंदर रखी थी। मां उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में आंगन में रखे गमले के किनारे खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उनकी आंखों के किनारे पर लगा काजल और चेहरे की चमचमाती मुस्कुराहट में दुनिया के तमाम गम और खुशियों के काले सफेद रंग थे। एक बीमारी के चलते कुछ साल पहले मां गुजर गई थी। मां के जाने के बाद पाखी कुछ साल तो पापा के पास रही जो खुद बीमार थे, लेकिन साल भर पहले कनिका दीदी उसे अपने साथ मुरादाबाद ले आई थी। कनिका दीदी उसकी सगी बहन थी, लेकिन पाखी से 17 साल बड़ी थी। उम्र का फासला था। बहुत पहले ही वो शादी करके उस घर से चली गई थी, इसलिए पाखी के साथ उनकी ट्यूनिंग कभी बहनों वाली बनी नहीं थी। और कनिका कुछ सख्त मिजाज भी थी। पाखी उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रही हो। सुबह सुबह जब कनिका दीदी की आवाज कानों में पड़ती तो पाखी चाहे जितनी गहरी नींद में हो जल्दी से उठकर बैठ जाती और घबराकर तैयार होने के लिए चली जाती। जब भी भैया का दिल्ली से फोन आता तो वो पाखी से पूछते, कैसी हो पाखी? मैं आ रहा हूँ, कुछ दिन पापा के पास रहूंगा, चलना मेरे साथ तुम भी। वापसी में तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा। ठीक है, वो कहती। उसके बाद भाई पूछते, अच्छा कुछ लाना है तुम्हारे लिए? वो कहती, हाँ, वो गुड़िया चाहिए मुझे, जिसे ना लिटाओ तो वो आंख बंद करके सो जाती है, सुनहरे बाल होते हैं उसके। पर तभी अचानक कनिका दीदी की तरफ देखती और उसकी आवाज मद्धम हो जाती। बहनों में यूं तो आपसी लगाव होता है, लेकिन पाखी से कनिका दीदी को कुछ खास लगाव था नहीं। वजह उनकी उम्र थी। दोनों के बीच में उम्र का इतना फासला था कि वो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाई थी और उन्होंने एक साथ वक्त भी नहीं गुजारा था। कनिका दीदी का मिजाज ऐसा था कि पूरे मोहल्ले में उनके गुस्सैल आंखें बच्चों के बीच में मशहूर थी। बाहर क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की गेंद कभी आंगन में आ जाती तो कोई दरवाजा खटखटाकर बॉल मांगने नहीं आता था अंदर। आखिर किसमें हिम्मत थी कि एक बॉल के लिए कनिका दीदी की गुस्सैल आवाज में डांट सुने। उनके तो सामने आते ही बच्चे थर थर कांपने लगते थे। पर पाखी की किस्मत तो ऐसी थी कि उसे उसी घर में पूरा दिन दीदी के साथ बिताना होता था। बेचारी डरी डरी सी किसी तरह वक्त काटती थी और दुआ करती थी कि उससे कोई गलती ना हो, पर लाख कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ हो ही जाता। ये क्या है? हाँ, ये जूतों में मिट्टी कैसे लगा ली तुमने? पानी में कूदती हुई आई हो ना, इधर देखो। वो चीख कर कहती तो पाखी की आंखों में आंसू आ जाते और वो थर थर कांपने लगती। खाना खाते वक्त कभी एक चम्मच दाल कपड़ों पर गिर जाती तो पाखी की जान सूख जाती कि अब तो कयामत आ जाएगी। वैसे कनिका उस तरह से बुरी नहीं थी जैसा आप समझ रहे हैं, बस उनका मिजाज जरा सख्त था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो शुरू से छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों को डांटते डांटते उनका मिजाज ऐसा हो गया था। काश पाखी ये भी जानती होती कि उसके सोने के बाद कभी कभी कनिका दीदी उसके बगल में लेटकर उसके माथे पर हाथ फिराती थी और तब उनको मां की बहुत याद आती थी। आंखों में आंसू उतर आते थे। सर्दियां आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रही थी। पेड़ों पर नए फूल आने लगे थे।
एक सुबह जब पाखी घर में पले 2 खरगोशों के पिंजड़े में अपने नन्हे नन्हे हाथों से खाना रख रही थी, तभी उसे कनिका दीदी की आवाज सुनाई दी। पाखी, पाखी। पाखी तेज कदमों से आवाज की तरफ गई। देखा तो दीदी आंगन में खड़ी थी और प्रशांत यानी कि कनिका के पति मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे। दीदी ने कहा, पाखी वो अंदर चली जाओ, कमरे में बड़ा वाला बक्सा है ना कोठरी में, उसमें एक मफलर होगा, वो ले आओ, शाम को लौटते वक्त ठंड हो जाएगी, दे देती हूँ उनको, जाओ जल्दी जाओ लेकर आओ। पाखी दूसरी मंजिल पर बनी कोठरी में चली गई। गर्म कपड़ों के ट्रंक के ऊपर रखी टोकरी, डलियों और 2-4 बोरियों को हटाकर पाखी ने बड़ी मुश्किल से गर्म कपड़ों वाला वो भारी ट्रंक खोला। उसने गर्म कपड़ों में से मफलर को तलाशना शुरू किया। थोड़ी ही देर में कुछ कपड़ों के नीचे मफलर दबा हुआ दिख गया। मफलर निकालकर वो ट्रंक बंद ही कर रही थी कि उसे एक ऐसी चीज दिख गई कि वो बस देखती ही रही। वो चीज थी नीले रंग के जुराबे, मां के हाथ के बुने हुए। पाखी उन नीले जुराबों पर उंगलियां फिराने लगी। असल में पाखी को याद था कि उसकी मां अपने आखिरी दिनों में बिस्तर पर लेटे लेटे ऊन के गोले लिए मफलर और जुराबे बनाया करती थी। वो लाल फूल वाली नीली जुराबें जब वो बिन रही थीं, तभी उन्होंने कहा था कि ये जुराबें वो पाखी के लिए बिन रही हैं। पाखी उन जुराबों को हसरत से देखती थी। वो नीले रंग के जुराबे जिन पर पीले रंग का बॉर्डर था, एक फूल भी बना हुआ था। पर जुराबे बनाने के बाद सर्दियां आने से पहले ही मां गुजर गई और इसके बाद के हालात की आपाधापी में वो जुराबे और मां का सारा सामान कनिका दीदी को मिल गया। पाखी कभी कह ही नहीं पाई कि ये जुराबें उसकी हैं। इतनी हिम्मत वो कहां जुटा पाई थी। पाखी कहां रह गई? दीदी की आवाज आंगन से फिर से गूंजी तो वो हड़बड़ा कर मफलर लेकर भागी। इन जुराबों के बारे में तो शायद कनिका दीदी खुद भी भूल गई थी, और देखो तो कोई बहुत खास चीज है भी नहीं, लेकिन ये पाखी के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती चीज थी। एक ऐसी चीज जिन्हें जब वो नम आंखें लिए अपने गालों पर लगाती थी तो लगता था कि मां उसका चेहरा छू रही है। उसे याद आती थी मां की वही नर्म गुनगुनी छुअन। उसे लगता था उसकी मां उसके पास है। उस दिन के बाद से पाखी बहाने से उस कोठरी के आसपास मंडराती रहती। वो मासूम फिर से मां की आखिरी निशानी को गाल से लगाना चाहती थी, लेकिन कनिका दीदी के गुस्से के डर से वो फिर से संदूक खोल पाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उस रात ख्वाब में भी पाखी को मां अपना वही नीले जुराबे बुनते हुए दिखाई दी। कुछ दिनों तक पाखी के जहन में उन नीले जुराबों का ख्याल भारी रहा। एक बार को पाखी ने यह भी सोचा कि कनिका दीदी से कह दे कि वो उसे ये जुराबे दे दे। उसने कहने की कोशिश भी की, लेकिन जब भी वो जुराबे लफ्ज मुंह से निकालती, कनिका दीदी किसी न किसी बात पर से डांट देती। जुराबे? कौन से जुराबे? अरे वो छोड़, तू ये बता कि तूने अपना स्वेटर इतना मैला कैसे कर लिया? हाँ, धूल में लौट रही थी क्या तू? डांट पड़ता देखकर पाखी वहां से खिसक जाती। एक दिन जब कनिका दीदी महीने का राशन लेने के लिए सदर बाजार गई तो मौका देखकर पाखी संदूक के पास पहुंच गई। उसने एक बार फिर संदूक को खोला और सामने नीले रंग की वही प्यारी सी जुराबें रखी थी। उसने कांपते हुए हाथों से जुराबों को थामा तो उसके चेहरे पर शिकन आने लगी, आंखों में आंसू उमड़ने लगे। उसने उन्हें अपने सीने से लगाया और फिर अपनी नाक के पास लाकर उसकी खुशबू महसूस करने लगी। उस खुशबू से उसे लग रहा था जैसे मां उसके पास बैठी है और प्यार से उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेर रही है। उसे एक पल में पाखी को जाने कौन कौन से लम्हे याद आए। मां जब उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, जब स्कूल जाने से पहले उसकी चोटियां गूंथती थी, जब उसे प्यार करती थी, रात को अपने बगल में लेटाकर उसे कहानियां सुनाती थी। उसे आज मां की वो महक भी याद आई जो आखिरी दिनों में वो मां के पास से महसूस करती थी, दवाओं की महक। आज उसे वो महक भी कितनी अच्छी लग रही थी। उसकी आंखों से झड़ते हुए आंसुओं के मोती उसके फ्रॉक पर गिरने लगे। पाखी, ये दरवाजा कैसे खुला है? कहाँ हो? तभी उसे कनिका दीदी की आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ा गई।
जल्दी से जुराबें अपने फ्रॉक की जेब में रखी, संदूक बंद करके लाल आंखें लिए हुए वो बाहर चली गई। उस दिन के बाद से पाखी के मिजाज में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वो बहुत खुश रहती थी। जो भी कपड़े पहनती थी उसमें उन नीले जुराबों को छुपाए रहती। स्कूल बैग के किनारे वाली उस गुलाबी जेब में रखकर स्कूल भी ले जाती थी और इंटरवल में या कभी कभी तो पीरियड्स के बीच में भी उन जुराबों को निकालकर हाथ में पकड़ती और फिर मुस्कुराती और फिर उन्हें वापस अंदर रख देती। वो बहुत खुश रहती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके साथ उसकी माँ है, लेकिन ये बात सिर्फ उसे पता है। ये उसका एक सीक्रेट है जो कोई नहीं जानता। कनिका दीदी तो बिल्कुल भी नहीं। अब वो उन जुराबों को लिए खूब फुदकती, यहां वहां खेलती, बाहर जाती, खुश रहती थी। हाँ, बस रात में सबकी नजर बचाकर उन जुराबों को अपनी तकिया के नीचे रख लेती थी और फिर उसकी तकिया धीरे धीरे आंसुओं को भिगाने लगती। एक सुबह वो सोकर उठी तो देखा कि आंगन में दिल्ली वाले भैया आए हुए हैं। पाखी, कैसी हो? आओ इधर आओ। आप कब आए भैया? मैं बस अभी आया। कैसी हो तुम? पाखी बहुत खुश थी ये सोचकर कि अब वो भैया के साथ पापा वाले घर जाएगी और कुछ दिन वहीं रहेगी। वहां पर उन जुराबों को वो बिना किसी के डर के पहन सकती थी। उससे कोई नहीं पूछता कि ये कहां से आए, किसके हैं, संदूक क्यों खोला, वगैरह वगैरह। उसकी खुशी तो 7वें आसमान पर थी। शाम को भाई के साथ पाखी घर आ गई। घर आते ही पापा से मिलने के बाद उसने जल्दी से वो जुराबें निकाली और पहन ली। फिर तो वो पूरे घर में तितली की तरह उड़ती फिर रही थी। वो माँ के उस खाली पलंग पर भी लेटी जहां लेटकर उसने कितनी कहानियां सुनी थी। पर एक सुबह जब पाखी नीले जुराबे पहने आंगन से गुजर रही थी तो उसने देखा कि भाई ने आंगन में बहुत सी पुरानी लकड़ियां रखी हुई थी। वो पापा के लिए सर्दियों में हाथ तापने का इंतजाम करके जाने वाले थे। ऊपर वाले बरामदे में रखे पुराने फर्नीचर को तोड़कर उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां बना दी थी और उन्हें आंगन में आड़ा तिरछा डाल दिया था। पाखी घर में दौड़ भाग कर रही थी, लेकिन तभी उसने उन लकड़ियों से होकर गुजरने का सोचा। बचपन का चंचल मन उसे ऐसा करने के लिए कह रहा था। वो आगे बढ़ी और लकड़ी पर पैर रखकर गुजरने लगी, लेकिन तभी लकड़ी में लगी एक छोटी सी कील उस नीले जुराब में फंसी और वो गिर पड़ा। आंगन में जोर की आवाज हुई। उसने देखा तो कोहनी पर हल्की चोट भी लगी थी, लेकिन वो जुराब तो पूरी तरह फट गया था। पाखी की सांसें थमने लगी। उसने जल्दी से देखा, जुराब का ऊन फट गया था। वो घबरा गई कि अब क्या करेगी। आंखों में आंसू आ गए। क्या गिरा? पाखी, कुछ गिरा क्या? तभी भैया ने आंगन में आकर पूछा तो उसने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहते हुए बाहर चली गई। पाखी बहुत परेशान थी कि अब वो क्या करेगी। अगर कनिका दीदी को पता चला तो वो उसको जमकर डांट लगाएंगी, हो सकता है पीट भी दे। वो इतना डर गई थी कि वापस कनिका दीदी के यहाँ जाना भी नहीं चाहती थी। उसने पापा को खूब मनाने की कोशिश की, भाई से भी मिन्नतें की, लेकिन पापा के यहाँ पाखी का ख्याल कौन रखता। और भाई तो कुछ दिनों में दिल्ली लौट रहे थे। वापसी के वक्त बस में भी पाखी खोई खोई बैठी रही। वो बहुत पछताती रही कि उसने जुराबें चुराई ही क्यों। दीदी तो किसी गलती के लिए नहीं बख्शती, छोटी छोटी बात पर भी डांटती। ये तो बहुत बड़ी बात है। जब माँ थी तो उन्होंने भी उसे समझाया था कि चोरी करना बुरी बात होती है, चोरी करने वाले नरक की आग में जलते हैं। छोटी सी पाखी के मन में यह बात उदासी और घबराहट को भर रही थी। घर पहुंचते पहुंचते पाखी को बुखार आ गया। भाई फिक्रमंद थे। कनिका दीदी ने उन्हें समझाया कि सफर की थकान की वजह से होगा, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। कनिका दीदी से ज्यादा बच्चे संभालना कौन जानता था भला। बस यही सोचकर भाई चले भी गए, लेकिन वो दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि पाखी उनके पास आई और उनका हाथ पकड़ लिया। इस बार पाखी ने कुछ कहा नहीं, बस उसकी आंखें आंसुओं से टपटपा रही थी। भाई ने उसके सर को चूमा और चले गए। कुछ दिन बीत गए, लेकिन जो नहीं बीता वो पाखी का बुखार था। पाखी जब से लौटी थी बस बिस्तर पर लेटी रहती। बुखार बीच में थोड़ा उतर भी जाता तो भी पाखी बिस्तर नहीं छोड़ती। हाँ, इस बीच उसने मौका पाकर और हिम्मत करके उन फटे हुए जुराबों को तय करके वापस संदूक में रख दिया, गर्म कपड़ों में सबसे नीचे छुपाकर। लेकिन सफर की थकान का बुखार इतने दिन थोड़ी टिकता है।
कनिका दीदी पाखी को डॉक्टर के पास ले गई, दवा दिलाकर लाई, लेकिन पाखी की सेहत दिन ब दिन गिर ही रही थी। पाखी स्कूल नहीं जा रही थी, न बच्चों के साथ खेलती थी। कनिका दीदी जैसे ही उसके पास आती तो पाखी फौरन आंख बंद करके सोने की एक्टिंग करने लग जाती। जहां पाखी अपने दिल में डर का समुंदर लिए उसमें गहरी और गहरी डूबती जा रही थी, वहीं कनिका दीदी का दिल भी डूबा डूबा सा रहने लगा था। पाखी की आंखों के किनारे काले गड्ढे पड़ गए थे, होंठ सूख चुके थे, आंखों की चमक धुंधली पड़ने लगी थी और सेहत आधी रह गई थी। कनिका दीदी की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अपनी बेटी जैसी बहन के यूं अचानक से बीमार होने और बीमारी की वजह समझ न आने से वो परेशान थी। अब ना वो घर का ठीक से ख्याल रख पाती थी, ना बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें डांटती थी। कनिका दीदी पाखी को अपने हाथ से खाना खिलाती, उसका सर दबाती और उसे अपने पास सुलाती। रात को जब पाखी घबरा कर उठ जाती और मां को याद करती, तब कनिका दीदी उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराती थी। दीदी पाखी के सामने तो हिम्मत बांधे रखती, लेकिन अकेले में खूब रोती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि पाखी को पहले जैसा करने के लिए क्या करें। दीदी को रह रहकर रोना आ जाता था। वो सोचती कि पाखी को मां इतने कम उम्र में छोड़कर चली गई, जाने उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, कितना याद करती होगी वो मां को। मां अपने बच्चों और बाकी जिम्मेदारियों में इस तरह खोई रही कि कभी सोचा ही नहीं कि पाखी को खास देखभाल की जरूरत है। आज जब उनकी छोटी सी मासूम बहन की यह हालत हो रही है, तो उन्हें जैसे किसी ने गहरी नींद से जगा दिया था। वो भगवान से प्रार्थना करती रही कि उनकी बहन ठीक हो जाए, तो वो फिर कभी उसके साथ सख्ती नहीं बरतेंगी। एक रात कनिका दीदी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पास में सो रही पाखी अब वहां पर है ही नहीं। दीदी फौरन भागी भागी पूरे घर में पाखी को ढूंढने लगी, रसोई, बरामदा, सामने वाला कमरा, लेकिन पाखी नहीं मिली। फिर दीदी दूसरे मंजिल पर पहुंची तो देखा कोठरी का बल्ब जल रहा है, पाखी वहीं थी। दीदी ने देखा कि संदूक के पास पड़ी टूटी चारपाई पर पाखी लेटी हुई है। उसके हाथ में नीले जुराबे थे और वो उसे थामे हुए सो रही थी। दीदी ने फौरन पाखी को गोद में उठा लिया। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, पाखी खुद ही बोल पड़ी, दीदी मैंने जुराबे नहीं फाड़ी, वो तो गलती से। बीच में ही पाखी ने हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। वो बीच बीच में बोल रही थी, दीदी मैंने जुराबे नहीं। कनिका गोद में उठाकर पाखी को वापस कमरे में ले आई और उसे थपकियां देने लगी। रोती हुई पाखी न जाने कब सो गई। कनिका ने पाखी को बिस्तर पर लिटाया तो देखा कि उसने हाथ में अभी भी जुराबे थामी हुई हैं और उसे देखने लगी। कनिका पहचान गई कि ये उसकी मां के बिने हुए जुराबे हैं। उसके आंसू जुराबों पर टपक पड़े। सुबह पाखी की आंखें खुली तो उसने पास बैठी दीदी की तरफ देखा और धीरे से बोली, कनिका दीदी, वो जुराबे फट गई। दीदी ने मुस्कुराकर पाखी की तरफ देखा और उसके माथे पर हाथ फेरा, फिर बोली, कोई बात नहीं, मम्मी की एक और बहुत प्यारी चीज अभी भी बची है मेरे पास। पाखी उठकर बैठ गई। एक और चीज? क्या दीदी? दीदी ने पाखी को गोद में बिठाया और गले से लगाते हुए बोली, मेरी पाखी। ये कहते हुए उन्होंने पाखी को गुदगुदी लगानी शुरू कर दी और पाखी खिलखिलाने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मां की बिनी हुई वो नीली जुराबें पहली बार पहनते हुए वो खिलखिलाई थी। बहुत दिन बाद उस घर में फिर से खुशी की रौनक जगमगा रही थी। पाखी के चेहरे की वो मुस्कुराहट बहुत कीमती थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान के पर्दों के किनारे से झांकते हुए मां दोनों बहनों को देखकर मुस्कुरा रही हैं। थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो या कुछ भी कहना सुनना हो तो हमारा पता है radio@aajtak.com। एक काम हमारा करना है कि अगर आप इसे Spotify पर सुन रहे हैं तो प्लीज हमें रेटिंग्स दीजिए। शो के नीचे एक रेटिंग का बटन होता है, वहां पर जाकर आप जितने भी स्टार्स आपको देने हैं आप दीजिए। इससे वो हमारा कंटेंट जो है वो और लोगों तक पहुंचता है। फॉलो बटन भी दबाइए ताकि हर हफ्ते आपको एक नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है नितिन रावत ने,
मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।